फॉरवर्ड पास हम लोगों ने कर लिया था, बैकवर्ड पास हम लोगों ने देख लिया था, पाइटॉर्च से हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क बना लिया था, सिंपल सा जो फॉरवर्ड पास करता था। अभी हम लोगों ने इसमें बैकवर्ड पास नहीं किया था, वो हम लोग आज देखेंगे। फिर चलो देखते हैं एक्टिवेशन फंक्शन कैसे होते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन का हम लोगों ने मतलब कि मेन रीजन देखा था कि नॉन लीनियरिटी लेकर आता है। कैसे लेकर आता है, मतलब हम लोगों ने एक साइन वाला वो भी किया था। बट आज एक चीज दिखाता हूं कि कैसे अगर तुम एक्टिवेशन फंक्शन तुम्हारा नॉन लीनियर नहीं होगा तो फिर तुम्हारा चाहे तुम जितनी लेयर्स लगा लो, चाहे तुम 15 लेयर लगा लो, बिना नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क कुछ भी नहीं सीखेगा। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा सेट्स पे काम करेगा जो कि होते हैं लीनियरली सेपरेबल, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस साफ साफ हमें दूर दिखती है। ठीक है, तो पहले बोर्ड कर लेते हैं टॉर्च को। तो पहले वाला एग्जांपल देखते हैं। कॉपी नहीं कर सकता मैं, चलो लिख देता हूँ टॉर्च डॉट टेंसर और 2 डॉट कॉमा 1 डॉट। ठीक है, दो इनपुट्स है मेरे पास। वेट 1 मैं करता हूँ टॉर्च डॉट टेंसर, और इसमें मैं अपने दो न्यूरॉन्स लेकर चलता हूँ, तो मुझे दो वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 0.45, 0.32 और -0.12, 0.29, ये हो गया। फिर मेरी पहली H1 हो जाएगी, मतलब जो इनपुट्स और वेट्स को मल्टीप्लिकेशन करेगी, तो वो हो जाएगी टॉर्च डॉट मैट मल, और ये हो जाएगी, मुझे करनी है इनपुट लेयर कॉमा वेट 1। तो अपने दिमाग में इसका फिगर बनाते चलो कि दो इनपुट थे, पहली लेयर आई, उसमें दो न्यूरॉन है, उनके ये वेट्स है, सॉरी 4 वेट्स वो थे, क्योंकि हर इनपुट हर न्यूरॉन में जाएगा, तो एक इनपुट के लिए 2 वेट्स हो गए और 2 इनपुट्स के लिए 4 वेट्स हो गए। ठीक है, फिर मैं एक नेक्स्ट लेयर लगाता हूँ, वेट 2 इक्वल्स टू टॉर्च डॉट टेंसर और 0.48 कॉमा -0.12 कॉमा 0.64 कॉमा 0.91। ठीक है, ये दूसरे वेट्स हो गए। फिर मेरी आउटपुट लेयर हो जाएगी टॉर्च डॉट मैट मल H1 इंटू वेट TITHT2। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। काम करना चाहिए, दिक्कत की शायद ये एलोकेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका अगर मैं इसका वो बनाता हूँ तो ये ऐसा है कि मेरे पास दो इनपुट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर दो लेयर्स हैं, उसके बाद एक दूसरी लेयर है, और इसके साथ मेरे पास आउटपुट है। ठीक है, तो इस इनपुट के 2 वेट्स चले गए, इस इनपुट के 2 वेट्स चले गए, फिर इसके 2 इसमें गए, इसके 2 इसमें गए, फिर यहाँ से मेरे पास आउटपुट आएगा। अच्छा, वेट अंडरस्कोर 2 लिखा हुआ है मैंने, इसको चेंज कर देता हूँ, वेट। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई 0.9696, 0.7257। ठीक है, अब मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ? मैं इसको बना सकता हूँ एक इनपुट लेयर और इसके 2 वेट्स इसमें जाएंगे, और ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसमें मैं अब, क्योंकि ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है सिंपल और कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं इस पूरे को सिंपल अपने 2 वेट से रिप्लेस कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे देखो मेरे पास यहाँ पर इनपुट है, ये मान लो एक ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स का मतलब कि मुझे कुछ पता नहीं है इसके अंदर क्या हो रहा है। तो अभी जो हम लोगों ने किया है, इसमें मेरे पास इसके अंदर 2 लेयर ऑफ न्यूरॉन्स है। ठीक है, अब क्योंकि ये सिंपल क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन ही तो है। ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और इधर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो इन चारों को मैं इन 2 से रिप्लेस कर सकता हूं।
तो मैं इन चारों को जब इन दो से रिप्लेस कर सकता हूं, तो अगर मैं यहाँ पर 100 लेयर्स भी ले बना लेता हूं अंदर ब्लैक बॉक्स में, तो भी मैं उन सारी लेयर्स को एक सिंपल एक सिंगल लेयर से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो इसलिए अगर आपने कोई नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया है, तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कर रहे हैं, मतलब आप सिंपल एम एक्स प्लस बी कर रहे हैं। मतलब बायस तो हमारा चलो ऐड हो गया, भी बायस की बात नहीं कर रहे, तो आप सिंपल एक इक्वेशन बना रहे हो y इक्वल्स टू एम एक्स। तो ये y इक्वल टू एम एक्स क्या, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो जब आप सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, मतलब कि रेलू, tan x, सिग्मॉइड ये सब नहीं लगा रहे हो, सिंपल जो इनपुट आ रहा है उसी को आउटपुट दे रहे हो, तो ये मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो सिंपल एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो इसको हम लोग एक सिंगल लेयर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही मैं अभी जो नेक्स्ट कोड कर रहा हूं, मैं इन्हीं को क्या करूंगा, मैं इनको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर कर फिर उसको इनपुट से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास आउटपुट सेम आएगा। ये चीज देखते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से वही करता हूँ। इनपुट लेयर चलो मेरे पास है, इनपुट लेयर तो मैं नहीं छूता हूँ। वेट 1 है मेरे पास, वेट 2 है मेरे पास। अब मैं सिंपल एक सिंगल वेट बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा टॉर्च डॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा वेट 1 कॉमा वेट। ठीक है, ये मेरे पास वेट हो गए। अब मैं आउटपुट सिंपल करता हूँ, आउटपुट इक्वल्स टू टॉर्च डॉट मैट मल और इनपुट लेयर कॉमा वेट। ठीक है, और मैं करता हूँ प्रिंट आउटपुट लेयर, और मैं एक काम और कर देता हूँ, मैं प्रिंट वेट भी कर देता हूँ। तो ये देखो, अब मेरे पास जहां पहले 4 4 8 वेट्स थे, उनको मैंने रिप्लेस कर दिया सिर्फ 4 वेट से, और मेरे पास जो आउटपुट आया 0.96 0.7527 ये सेम आया है। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि अगर मैं कोई नॉन लीनियरिटी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाता हूं, तो मैं 15 लेयर लगा दूं इस तरह की, मेरा न्यूरल नेटवर्क कुछ नहीं सीखेगा, क्योंकि मैं इन सबको रिप्लेस कर सकता हूं बाद में सिंगल एक लेयर से। तो मेरे न्यूरल नेटवर्क के पास सीखने को कुछ बचा ही नहीं, और वो सिंपल और सिंपल सिर्फ वही वाले, क्योंकि ये हम लोग की इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू एम एक्स की, तो ये हमारे पास सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ही कर सकता है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये खाली तभी ये सही से क्लासिफाई या कुछ और कर सकता है जब मेरे पास जो सॉरी जब मेरे पास जो लेबल्स है, जैसे ये कैट हो गया और ये डॉग हो गया, तो ये दोनों काफी दूर दूर है, नहीं तो ये चीज काम नहीं करेगी। तो इसीलिए हम लोग एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, एक रीजन ये भी है कि नॉन लीनियरिटी ऐसे आती है, क्योंकि याद करो कि हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन था वो क्या था, रेलू था, तो मैक्स ऑफ वो था। तो उसमें फिर हमें पता नहीं कि अगर निगेटिव वैल्यू आई तो वो उसको हटा देता था, और जो पॉजिटिव वैल्यू रहती थी खाली उन्हीं को रखता था। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे हमारा सिस्टम कुछ सीख नहीं पाएगा। और अगर ये चीज ट्राई करनी है तो ऐसे ट्राई करना कि जो हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क पहले बनाया है, या फिर जो तुम लोग टॉर्च से बना सकते हो, जो हम लोगों ने अपना स्पाइरल वाला डेटा सेट उठाया था जिसपे हमारी 97% तक एक्यूरेसी आ गई थी, उसमें तुम बिना रेलू फंक्शन लगाए, बिना एक्टिवेशन फंक्शन लगाए सिंपल उसको चलाओगे, तो तुम देखोगे उसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम आएगी, कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है, तो रेलू देखते हैं, रेलू फंक्शन को हम लोग टॉर्च में कैसे यूज कर सकते हैं। टॉर्च और कमांड बी। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है मेरे भाई टॉर्च डॉट एन एन में, और रेलू इक्वल्स टू एन एन डॉट रेलू। स्पेलिंग ध्यान देना, ठीक है, खाली ई छोटा है बाकी सब बड़ा है। और इसको फिर मैं एक टेंसर बना लेता हूं मैं, टेंसर 1 इक्वल्स टू टॉर्च डॉट टेंसर 2, -4, और मैं इसके ऊपर रेलू लगा के दिखाता हूँ। तो प्रिंट रेलू ऑफ टेंसर 1। ठीक है, तो इसने ये देखो जो निगेटिव वैल्यूज थी उनको 0 कर दिया। इसी ये मेरे पास 1D था, मैं इसको 2D में भी कर लेता हूँ। तो 2D में मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर 2 - 4 और आगे एक लेयर और ऐड कर देता हूँ, मतलब एक लेयर कह रहा हूँ, एक एरे रो और ऐड कर देता हूँ 1.2 कॉमर्स रो। ठीक है, और इसको मैं टेंसर 2 कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये देखो इसने खाली जीरो वाले को जीरो रखा, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव रखा, और जो नेगेटिव वैल्यूज थी उनको जीरो कर दिया। तो रेलो मेरा वही काम कर रहा है, लीकी रेलो भी इसमें होता है। अच्छा, अगर देखना है तो क्या है टॉर्च डॉट एनएन में, तो टॉर्च डॉट एनएन में जाओ तुम, तो यहाँ पर तुम्हारे पास सब तरह की लेयर्स मिल जाएंगी। ठीक है, लीनियर लेयर है, जो हम लोगों ने डेंस वाली लेयर होती है वो है, ड्रॉप आउट भी इसमें बनी बनाई है, ट्रांसफॉर्मर ये नया है, 3 साल पहले आया है, काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, पैडिंग और पूलिंग ये सब हम लोग कल से देखेंगे जब हम लोग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे। ठीक है, लॉस फंक्शन सब इसमें दिए हुए हैं, लॉस फंक्शन देख लो कितने दिए हुए हैं। हम लोगों ने एमएससी लॉस देखा था, ठीक है, जो था मीन स्क्वायर्ड लॉस, क्रॉस एंट्रोपी लॉस था। तो यहां पर भी देखो ये सॉफ्ट मैक्स और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी उनको मर्ज कर देता है इन वन सिंगल क्लास। ठीक है, एक ये क्रॉस एंट्रोपी है, एक कैटेगोरिकल होगा, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए, नहीं है तो यही है मेरे ख्याल से, हाँ यही है, यही है क्रॉस एंट्रोपी लॉस, वही है जो लोगों ने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी बनाया। ठीक है, तो ये आगे फिर ये तुम लोग का काम है। इसमें क्या है कि इसमें तुम लोगों ने अभी देखा कि अगर हम एक्टिवेशन ना लगाएं तो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेम है। ये क्वेश्चंस हैं कि तुम न्यूरल नेटवर्क के साथ और बिना न्यूरल नेटवर्क के कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेलवे एक्टिवेशन के साथ है, सब कुछ वैसे ही है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये मेन क्या करना है, और ये एक एक स्टेप है एग्जैक्टली, और ये हर लाइन पर क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती समझने में कल जो कर रहे थे? नहीं हो गया था सर। एक चीज में वो था इंट्रो टू न्यूरल नेटवर्क के जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन जो था, प्रैक्टिस बैकड्रॉप इंट्रो, हाँ हाँ ये इसमें लास्ट में क्या करना है, पूरे सबका मतलब एक्स वाई जेड का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है ना? हाँ, कैलकुलेट करके प्रिंट कर दो। और ये मीन क्यों निकालना है फिर इसमें, मीन एफ? मीन बस हम लोग शायद मीन वैल्यू देख रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई मतलब उसका यूज नहीं है ना? हाँ, कोई यूज नहीं है उसका, क्योंकि तुम ग्रेडियंट निकालोगे तुम क्या लगाओगे, एफ डॉट बैकवर्ड ही करोगे। एफ के अंदर एफ बना है क्यू से, क्यू बना है जेड क्यू और एक्स से, तो एक्स और वाई से, सो तुम्हारा उसी से चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस लाइन से। ठीक है, ओके, तो ये रेलू के साथ का लेना खेल के क्या होता है क्या नहीं होता है। अब चलो लॉस फंक्शन देखते हैं। ठीक है, लॉस फंक्शन का हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अपने जो वेट्स होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम लोग रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर फॉरवर्ड पास करते हैं पूरा सबका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्लस बायसेस ऐड करते जाते हैं, और जो आउटपुट आता है और जो हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ होता है, एक टर्म बहुत यूज होता है ग्राउंड ट्रूथ। ठीक है, ग्राउंड ट्रूथ, ग्राउंड ट्रूथ क्या होता है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं जो आनी चाहिए, ये आपकी ट्रू वैल्यूज है कि अगर मैं ये इनपुट दूंगा तो मुझे प्रिडिक्शन ये चाहिए, बट प्रिडिक्शन तो मेरा कुछ भी हो सकता है ना, तो मुझे ये चाहिए। तो लॉस हमारा क्या करता है, वो मेरे प्रिडिक्शन वैल्यूज और ग्राउंड ट्रूथ इनके बीच का डिफरेंस निकालता है, और डिफरेंस इस तरह से निकालता है कि अगर आप इसको मिनिमाइज करो तो आप एक करेक्ट मॉडल की तरफ जा सको। ठीक है, तो हम लोग फॉरवर्ड पास करते हैं, लॉस निकालते हैं, लॉस निकालने के बाद हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं, फिर ग्रेडियंट्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। हम लोगों ने बेसिकली दो लॉस फंक्शन देखे थे, एक देखा था हमने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और ये हम लोग क्लासिफिकेशन में यूज कर रहे थे, और इसके लिए क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम लोग को सॉफ्ट मैक्स लगाना पड़ा था, तो हम लोगों ने फाइनली अपना जो लॉस फंक्शन था वो सॉफ्ट मैक्स के साथ मर्ज कर दिया था, क्योंकि इससे इसका ग्रेडियंट बहुत इजीली आ गया था। ठीक है, और रिग्रेशन के लिए हम लोगों ने देखा था मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस। ठीक है, और भी लॉस कई तरह के होते हैं, जैसे तुम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करोगे, ठीक है, और जब तुम टेक्स्ट के ऊपर काम करोगे तो डिफरेंट टाइप्स के लॉसेस आएंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट मैक्स क्रॉस एंट्रोपी लॉस जो हमारा होता है वो क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज होती थी सर। हाँ, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और क्लासिफिकेशन तो सेम ही होगा ना?
मतलब देखो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तुम कह सकते हो कि हाँ क्लासिफिकेशन सेम है, बट क्लासिफिकेशन है कि उसमें वो वैल्यू है कि नहीं है। मतलब जैसे देखो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और मतलब क्लासिफिकेशन एक जनरल टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे डिटेक्शन है कि कैट है कि डॉग है। हाँ, मतलब कि और नहीं, क्लासिफिकेशन एक जनरल टाइप की हाँ प्रॉब्लम है कि उसमें आपके पास जो आउटपुट है वो फिक्स होंगे, ठीक है। हाँ क्लासिफिकेशन हाँ, की एक टाइप की प्रॉब्लम में आपके पास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है कि ये इसमें ये है कि नहीं है। क्या क्या और है। क्योंकि क्योंकि देखो, क्लासिफिकेशन तुम्हारा ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास बैंक का डेटा है, तुम्हें ये बताना है कि ये लोन चुका पाएगा कि नहीं चुका रहा है, अच्छा अच्छा। ओके। और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तुम इमेज के ऊपर काम कर रहे हो, ओके ओके। क्लासिफिकेशन एक जनरल चीज है, ठीक है। हम्म। हम्म। आ, फिर हम लोगों ने अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो आउटपुट आता है, तो मान लो कि मेरे पास कैट, डॉग और ह्यूमन था, तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया था 3.2, 5.1, निगेटिव 1.7। तो हमारे पास ये था कि चलो भाई इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, बट इसकी डॉग की वैल्यू सबसे ज्यादा है, बट ये हमारे लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती थी, किसी भी रेंज तक जा सकती थी। तो हमने इसको कन्वर्ट किया था किसमें, सॉफ्ट मैक्स का हेल्प यूज करके हमने इसको चेंज किया था प्रोबेबिलिटीज में, ठीक है। तो हमने प्रोबेबिलिटीज में कैसे से कन्वर्ट किया था कि जब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी लगाई थी, तो इसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे कि 0.13, 0.87 और 0, ठीक है। 0 क्यों आएगी, क्योंकि ई की पावर निगेटिव मेरे पास 0 की तरफ जाती है और डिवाइड उससे कर रहे थे, लगभग यही वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम थी, ठीक है। तो ये था हमारे पास सॉफ्ट मैक्स का हमने यूज किया था। क्रॉस एंट्रोपी हमने क्या किया था कि जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो हमारी प्रोबेबिलिटी से कितनी दूर थी, क्योंकि मान लो कि इसमें प्रिडिक्शन के बाद डॉग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही, बट मेरी एक्चुअल इमेज थी वो कैट की थी, तो वो क्या होनी चाहिए, 1, 0, 0। तो हम लोगों ने फिर इसमें कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगाया था, क्या कि माइनस ऑफ वाई आई इंटू लॉग वाई आई, यही किया था ना। हाँ हाँ। यस सर। तो ये था मेरा कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी वाला, या फिर क्रॉस एंट्रोपी, अच्छा क्रॉस एंट्रोपी लॉस होता है, इसको हम लोग कैटेगरिकल बोलते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये वन हॉट एनकोडेड वेक्टर होता है। वन हॉट एनकोडिंग पढ़ाई थी ना। हाँ सर हाँ। हाँ, हाँ सर। एनकोडिंग पढ़ा, ठीक है। तो अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो ये काम हम बड़ा इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं पहले उसकी वैल्यूज ले लेता हूं जो मेरे पास प्रिडिक्शन आए, ठीक है। तो ये टर्म तुम्हें काफी दिखाई देगा, लॉजिट्स। जब भी तुम कोड पढ़ोगे बाकी लोग का, तो तुम्हें लॉगिट्स दिखाई देगा। तो लॉगिट्स कुछ नहीं है, खाली तुम्हारे पास प्रिडिक्शन, ठीक है। जो मेरे पास प्रिडिक्शन न्यूरल नेटवर्क से आए हैं, तो ये आ गया टॉर्च डॉट टेंसर, और 3.2, 5.1 और निगेटिव 1.7, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। और मेरे पास ग्राउंड ट्रूथ है जो, या मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यूज है, जो वाई ट्रू वैल्यूज हैं, उसको मैं ले लेता हूं टॉर्च डॉट टेंसर, और इसमें मेरे पास एक वैल्यू आ गई 0, ठीक है। कि मतलब कि जो मेरी पहली क्लास है वो मेरी ओरिजिनल क्लास है, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं अपना क्राइटेरियन। देखो, वेरिएबल्स के नाम तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं वो ले रहा हूं जो ज्यादातर तुम्हें कोड में मिलेंगे। तुम यहाँ पर हाथी घोड़ा भी ले सकते हो, लेकिन बाद में उसको समझना चाहिए क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे पास एन एन डॉट क्रॉस एंट्रोपी, अभी हमने देखा है क्रॉस एंट्रोपी लॉस, हम इसका क्राइटेरियन बना लेते हैं। ये मेरा लॉस फंक्शन हो गया, मतलब कि किस बेसिस पे निकालेगा ये, और उसका फिर हम अपना लॉस निकालेंगे। तो लॉस याद करो, लॉस एक सैंपल की एक्चुअल वैल्यू होती है। इसमें हम अपना दोनों चीजें पास कर देंगे, क्या क्या, लॉजिट्स और ग्राउंड ट्रुथ, ठीक है। और इसको हम अभी प्रिंट कर लेते हैं। तो देखो मेरा लॉस लेकर आया 2.0404। ये जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस है, अगर तुम इसके उसमें जाओगे, तो ये सॉफ्ट मैक्स और एन 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 लॉस क्या था, लॉस यार, ये तुम ही लोग कंफ्यूज हो गए। एन एल 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 लॉस, 3 तो मैंने 4 लिख दिए। ओके,
द क्रॉस एंट्रोपी लॉस एंड निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड। ठीक है, तो लॉग लाइक्लीहुड के ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे कि क्या होता है। ठीक है, तो बट ये दोनों सेम है लगभग। ठीक है, you are trying to maximize the likelihood of your model parameters having the right values. Maximizing the likelihood is the same as maximizing the log likelihood. अच्छा, ये चीज मैंने डिस्कस करी है कि नहीं कि लॉग फंक्शन हम लोग क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होता है। नहीं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज किया था जब लॉग हम मैक्सिमम, जहाँ मैक्सिमम निकालते थे फिर उसको मिनिमम इन्वर्स करके मिनिमम करते थे, तो वहाँ नहीं लॉग नहीं नहीं, लाइक्लीहुड मशीन लर्निंग मैक्सिमम में तो हम निकाल। लोगों ने किया था, वो तो ठीक है, मुझे ध्यान है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने बताया कि नहीं कि हम लोग लॉग फंक्शन क्यों यूज करते हैं। शायद मैंने ये बताया था कि ये हाँ, वैल्यू, हाँ मोनोटोनिकली वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन। छोटी हो जाती है। तो ये जो वैल्यू छोटी लॉग हो जाती लाइक्लीहुड है ना, ये लॉग लाइक्लीहुड है, और हम लोग जो अपना प्रिडिक्शन निकाल कर लेकर आते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी चीज के होने की लाइक्लीहुड, कि अगर आपके पास सिक्का उछालने की लाइक्लीहुड है 0.5, इसका मतलब क्या है कि कॉइन हमारा फेयर है, टेल्स भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, और वही प्रोबेबिलिटी है। तो लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी आर सेम। अब ये जो कह रहा है कि जो एन एल एल लॉस है, निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड, वो कह रहा है कि आप चाहे प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर लो या मिनिमाइज कर लो, या फिर आप सिंपल उसका लॉग लेकर मिनिमाइज कर लो, दोनों लगभग सेम रिजल्ट देंगे। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी है, मुझे ध्यान आता है, क्योंकि लॉग हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो वैल्यू मेरे पास यहां पर है, ठीक है, और एक वैल्यू यहां पर है, तो अगर ये वैल्यू उस पर ज्यादा है, मतलब कि अगर ऐसे समझो कि रुको एक सेकंड सोचने दो। हाँ, अगर मेरे पास ये लॉग फंक्शन ना होता, ठीक है, तो मुझे ये पता है कि ये वैल्यू मेरी लेफ्ट वाली वैल्यू से ज्यादा है, मान लो कि मेरे पास ऐसे एक्स स्केल है, ठीक है, तो जब हम लोग इसका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब भी लॉग ऑफ दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन लॉग ऑफ दिस वैल्यू। याद करो कि जब हम लोगों ने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी बनाया था तो उसमें दो इक्वेशन थी। पहले हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी माइनस वाई आई लॉग ऑफ वाई आई, ये थी राइट, और दूसरी थी मेरी समेशन ऑफ माइनस वाई आई। हाँ सर। ना, तो वो यही चीज बता रहा है। ये जो है ये है लॉग लाइक्लीहुड, और ये है मेरे पास सिंपल लाइक्लीहुड या फिर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये मेरे पास सॉफ्ट मैक्स से आई थी। मतलब ये इक्वेशन सीधे एकदम करेक्ट नहीं लिखी है, जो उस टाइम थी कि डिवाइड भी करना पड़ता है हमें, तो ये सॉफ्ट मैक्स से मेरे पास आई थी, और फिर हम उसको लॉग लेकर माइनस वाई आई से मल्टीप्लाई करते थे। तो हम लोगों ने देखा था, ये चीज हम लोगों ने उस टाइम प्रूव भी करी कि लॉग लाइक्लीहुड और ये चीज लगभग सेम ही रिजल्ट देती है, हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी और ये जो एन एल एल यहाँ पर लिखा हुआ था, ये दोनों सेम है, मतलब सेम नहीं है, फॉर्मूला चेंज है, लेकिन ये लोग सेम टास्क को अचीव करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। अच्छा, ये बात ये भी है, ये बात यहां से ये भी सीखो कि अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो जाके उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसने मेरा लॉस लेकर आ गया ये 2.0404। ठीक है, और ये मेरा सिंपल आ गया है, और मुझे क्या करना है, मैं मतलब कि मैं डिफरेंट वैल्यूज चलो ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग। ग्राउंड ट्रूथ मैं सेम रखता हूं, मैं खाली अब आउटपुट टू मतलब ये जो मेरे पास लॉजिक्स हैं उनको मैं चेंज करता हूं। ठीक है, तो पहले मैंने ऊपर ये लिया है, अब मैं लॉजिक्स को खाली बदल रहा हूं, ग्राउंड ट्रूथ मेरा सेम है। मेरे पास वैल्यू आई 10.2, 5.1, निगेटिव 1.7, और ये हो जाएगा टॉर्च डॉट टेंसर। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास डॉग क्लास के लिए वैल्यू ज्यादा आई थी, तो मेरे पास यहाँ पर लॉस आया था 2.404। यहां पर मेरे पास कैट क्लास के लिए ज्यादा वैल्यूज आई हैं। ठीक है, तो मैं फिर से लॉस निकालता हूं अपना, सेम चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यहां पर अब मेरा लॉस कम आना चाहिए, यहाँ पर मेरा लॉस देखो 0.0061 हो गया, मतलब कि मैं सही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये कोड में सर कंफ्यूजन हो रही है, जो ग्राउंड ट्रुथ जो टेंसर जीरो है, ये चीज क्लियर नहीं हुई है। अरे ये भूल गए क्या, हम लोग जो लेबल्स लिखते थे वो हम लोग ऐसे ही लिखते थे कि या तो हमारे पास दो तरीके होते थे अपने लेबल्स बनाने के, कि या तो हम उन्हें नॉर्मल वैल्यूज ले लें 0, 1, 2, तो 0 का मतलब है कैट, 1 का मतलब है डॉग, और 2 का मतलब है ह्यूमन।
यहाँ पर 0 क्या बता रहा है कि जो मेरी पहली क्लास है मुझे उसको प्रिडिक्ट करना है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू जो थी, जो मैंने फोटो भेजी थी उसमें जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 0 मेरी वाली चाहिए। तुम क्या दे रहे हो मेरे को? तुम मेरे को दे रहे हो कि यहाँ पर ये एक्चुअल, मतलब कि ये प्रिडिक्शन वैल्यू है, तो ये दूर दूर है, क्योंकि ये कह रहा है कि डॉग, ये कह रहा है कि डॉग है और ये कह रहा है कि कैट थी, तो मेरा लॉस ज्यादा आना चाहिए ना, कि तुम गलत हो, तो लॉस बड़ा होना चाहिए। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि हाँ प्रिडिक्शन भी कैट है और एक्चुअल वैल्यू भी कैट है, तो मेरा लॉस कम होना चाहिए, तो यहां पर मेरा लॉस कितना कम आ गया? 0.006। ठीक है, ठीक ठीक समझ। ओके, इसी को मैं और चेंज कर देता हूं, कंट्रोल सी कमांड बी, यहां पर मैं 10 की जगह -10 कर देता हूं। अब ये एकदम ही गड़बड़ हो गया, तो मेरा लॉस बहुत बढ़ जाना चाहिए, या मेरा लॉस 15 हो गया। ठीक है, तो जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था सॉफ्टमैक्स और कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी वाला, वो मेरे पास यहां से क्रॉस एंट्रोपी लॉस से मुझे सेम चीज मिल जाती है। ठीक है, फिर ये आपके यहीं पर काम आ गए, असाइनमेंट करने हैं। ठीक है, ये सब देख लेना। ओके, ये वही है, कुछ करना नहीं है इसमें, सब इजी काम है। अच्छा, इसमें मैंने शायद कोड लिखना भूल गया, मैं डाल दूंगा। अब बचा है, ओके, टाइम अभी काफी बचा है। ठीक है, एक थोड़ी खाली जगह मिले मेरे को इसमें। तो देखो, जब मैंने मशीन लर्निंग शुरू करी थी, जब डीप लर्निंग शुरू करी थी 2012-13 में, तो उस टाइम कुछ था नहीं। उस टाइम आपके पास कहीं से डेटा आता था, तो जैसे एक कॉमन डेटा है एमनेस्ट, ठीक, इसमें अराउंड 50,000 इमेजेस थी। ठीक है, ये इमेजेस मुझे जिप फॉर्मेट में मिल जाती थी, मतलब मुझे इसे डाउनलोड करना पड़ता था। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अब इसमें 50,000 इमेजेस थी। इसमें इमेजेस किस चीज की थी? वो थी हैंड रिटन नंबर्स की, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 9 और 0। तो 10 डिजिट्स होती हैं हमारे पास, 10 डिजिट्स की हमारे पास 50,000 इमेजेस थी। ये जरूरी नहीं था कि 1 की मेरे पास 5,000 होंगी, 2 की 5,000 होंगी, नहीं, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता था। अरे बंद हो जा भाई, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता था, और हो सकता था कि 1 की ज्यादा हो, 2 की कम हो। तो पहली चीज ये होती थी कि मुझे डाउनलोड मिल जाती थी जिप, फिर मैं अपने फोल्डर डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट करता था। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं उनको लोड करता था। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे उसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट बनाना पड़ता था, जो हम लोगों ने देखा है कि ट्रेन टेस्ट और वैलिडेशन हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उनमें से रैंडमली 40,000 को मान लो कि मैं टेस्ट में, ट्रेन में डाल देता था, और 10,000 को टेस्ट में। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और देखी कि हम लोगों ने देखी बीच में जब क्लासेस चल रही थी, हमने देखा था एक चीज पढ़ती थी, डेटा ऑगमेंटेशन। याद है ये क्या था? हाँ, फ्लिप करनी है उसको, रोटेट करने का हाँ, इमेजेस को। कि मुझे इमेजेस को रोटेट करनी है, फ्लिप करनी है, ये सारे काम मुझे करने होते थे। तो वो सारे काम करके मैं उन इमेजेस को वापस से सेव करता था अपने डेस्कटॉप पे, और फिर मैं, जैसे मेरे पास 1 लाख या 1.5 लाख का डेटा सेट हो गया, फिर मैं उसके ऊपर काम करता था। ठीक है, उसके बाद अभी तो मेरे पास मान लो कि 1 लाख इमेजेस हो गई, ठीक है, टोटल। अब मैं 1 लाख इमेजेस को, जैसे हम लोग अभी न्यूरल नेटवर्क में करते आए हैं, जब हम लोग अपना साइन और स्पाइरल वाला डेटा दे रहे थे, तो हम लोग पूरा का पूरा डेटा सेट, हमारे पास 100 रोज का डेटा था, वो हम एक साथ पास कर दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो डेटा छोटा था, बहुत स्मॉल था, वो मेरी रैम में आ सकता था। यहां पर मेरे पास ये जो इमेजेस है, इनका साइज होता था 28x28, मतलब अराउंड 784। तो 1 लाख इंटू 784 बाइट्स। ये एक इमेज का बताया 28 हाँ, एक एक इमेज इसमें होती है, वो 28x28 की होती है एमनेस्ट डेटा सेट में। ठीक है, तो 784 इंटू 1 लाख, तो मैं अगर ये मेरे पास 784 लाख बाइट्स हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं करूं तो इतनी मेरे पास केबी हो गया, इतना
MB हो गया, और मतलब कि 78.4 MB। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? ऐसे 784 है ना? नहीं, इंटू 1 लाख, 7, इतना KB हो गया, इतना MB हो गया, ठीक है, और 78 MBs। 78 MBs का तो नहीं होता है यार, ये कुछ क्या गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? 1 सेकंड रुको। 784 ये सही है। आ, 1 पिक्सल मेरा होता है 1 बाइट का। 1 बाइट का कि 8 बिट 78 बाइट? हाँ, 78 78 मेगाबाइट। नहीं, 78 MB तो बहुत कम है। अच्छा ठीक है, चलो 78 MB हो गया मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास हो गया डेटा, ओके। अब मेरे पास, तुम ये सोचो कि मेरे पास जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें अराउंड मान के चलो 5 लेयर्स हैं, ठीक है। 5 लेयर्स हैं और हर लेयर में अराउंड 64 न्यूरॉन्स हैं, ओके। और इनपुट है मेरे पास 784 इनपुट्स, जो मेरे पास फीचर्स हैं वो 784 हो गए, हर पिक्सल एक फीचर है, ठीक है। तो पहली लेयर में हो गया 64 न्यूरॉन्स, तो मेरे पास कितने वेट्स बनेंगे? फिर से रिपीट करिए, क्वेश्चन क्या बोला? मेरे पास 784 इनपुट्स हैं और पहली लेयर में 64 न्यूरॉन्स हैं, तो मेरे पास कितने वो बनेंगे वेट्स? वेट्स का साइज क्या होगा? 64 इंटू 784 न्यूरॉन्स इंटू फीचर। 64 इंटू 784, ठीक है। ये मेरे पास हो गए वेट्स। अच्छा, वेट्स का डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोट। फ्लोट। फ्लोट, ठीक है। फ्लोट कितना लेता है मेरा? 4 से 8 बाइट, राइट? 4 बाइट या 8 बाइट, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ पहली लेयर के वेट्स को रखने के लिए 64 बाई 784 इंटू 4 मान के चलते हैं, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा, रुको 1 सेकेंड, कैलकुलेटर चलाता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास 64 इंटू 784 इंटू 4 इक्वल टू 2 लाख बाइट्स, ठीक है। ये है मेरे पास पहली लेयर, और ये मैं तब मान रहा हूं जब मैं 4 बाइट का ले रहा हूं। अभी इंटीजर 4 बाइट के होते हैं, फ्लोट तुम्हारा 8 से 16 बाइट का होता है, ठीक है। जावा में तो शायद 2 का होता है, पाइथन वाइथन में 4 बाइट के इंटीजर्स होता है, ठीक है। ये मेरे पास पहली लेयर है। अब इस तरह मेरे पास 5 है, और मान लो पांचों के पांचों के मेरे पास यहाँ पर 64 इनपुट्स हैं और 64 आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास नेक्स्ट लेयर के वेट्स हो जाएंगे 64 इंटू 64 इंटू 4, ठीक है। वो हो जाएंगे मेरे पास, क्लियर हो जा, 64 इंटू 64 इंटू 4 इक्वल टू 16,384। यार रुको, सिंपल ऐसे कर लेते ना, 64 इंटू 64, ये मेरे पास 2 लेयर के हो गए, इस तरह मेरे पास 5 लेयर्स हैं, तो इंटू 5, और इस लेयर के मेरे पास हो गए 784 बाई 64, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो गया? 64 इंटू 64 इंटू 5, 64 इंटू 64 इंटू 5, ठीक है, 20,480 प्लस ये कितना आया था मेरे पास? 784 इंटू 64, 50,176। तो 50,176 और 20,580, टोटल मेरे पास हो गया अराउंड 70,000, ठीक है। तो 70,000 इंटू 4 कितना हो गया मेरे पास? 2,80,000, ठीक है। दो लाख 80
70,000। इतने मेरे पास क्या है, वेट्स है, वेट्स का साइज है इन बाइट्स में। और वो मैं तब मान के चल रहा हूं जब मैं फ्लोट को 4 बाइट मान रहा हूं। अगर मैं 16 कर लूंगा तो यही तो मान के चलो कि 70,000 इंटू 16 या फिर 32 बाइट भी। अभी तो जैसे जितनी ज्यादा प्रिसीजन चाहिए तो आप 16 बाइट का मतलब कि 16 बिट का फ्लोट या फिर 32 बिट का फ्लोट वो ले सकते हो। तो इतने आपका वेट्स का साइज हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरे पास बायसेस भी हैं, अभी मेरे पास बायसेस भी हैं, तो मुझे इमेज लोड करना, चल एक ही लेयर करना है इतना। नहीं टोटल का आया ना। अच्छा ठीक है, टोटल का आया कि पैरामीटर्स तो वही आए थे। 64 बाई 64 की मेरे पास 5 लेयर थी और सबसे पहली वाली लेयर थी वो, अच्छा मैंने अभी एक ऐड नहीं किया। पहली वाली थी मेरी 784 बाई 64, फिर थी 64 बाई 64, फिर 64 बाई 64, फिर 64 बाई 64। बाकी ये ऐसे होती नहीं, यहाँ पर हम लोग 512 1024 कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर 64 बाई 64 और आखिरी में क्योंकि मुझे मेरे पास 10 डिजिट है, मुझे 10 आउटपुट देने हैं, तो 64 बाई 10। इतने आपके वेट्स हो गए और इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास दिस इंटू 5 आपके पास बायसेस हो गए। 64 इंटू 5 आपके पास बायसेस हो गए। तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको इमेज लोड करनी है, आपको वेट्स की मैट्रिक्स मेंटेन करनी है। और ये जो मैं लेयर नेटवर्क बता रहा हूं ये सबसे छोटा नेटवर्क है जो जैन लिकन का था। ठीक है, आपको वेट्स रखने हैं तो आप इन सब डेटा को एक साथ मेमोरी में नहीं डाल सकते हो, आपकी मेमोरी खत्म हो जाएगी। तो हमें उसके लिए ट्रिक अपनानी पड़ती थी। ट्रिक क्या अपनानी पड़ती थी कि हम 10 इमेजेस को बैच बना के भेजते थे। हम लोग सारी इमेजेस को नहीं भेजते थे, हम लोग 10 इमेज का बैच बना के भेजते थे। तो हमें बैच बनाने के लिए भी अलग से कोड लिखना पड़ता था। मीटिंग खत्म हो रही है, वापस से ज्वाइन कर लो। ठीक है, ठीक है। तो हमें बैच बनाना पड़ता था कि आप ठीक है, आप 10 इमेजेस 20 इमेजेस 50 इमेजेस आप एक साथ भेज सकते हो जितना आपकी मेमोरी सपोर्ट करेगा, नहीं तो आप और छोटा बैच बनाओ और छोटा बैच बनाओ। तो मतलब कि मुझे तो याद है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते थे, 128 इमेजेस से शुरू करते थे, फिर 64 पर आते थे, फिर 32 पर आते थे, फिर 16 पर आते थे, फिर 8, फिर 4, मतलब ऐसे कर करके देखते थे कि कहां पर भाई मेरा प्रोग्राम रन करने लगे, मुझे रैम की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मुझे बैच बनाने के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता था और वो कोड आप बैच सिंपली नहीं बना सकते हो। आप बैच सिंपली नहीं बना सकते क्योंकि आपने मान लो कि पहले बैच में सिर्फ और सिर्फ वंस की इमेजेस दी, तो आपका न्यूरल नेटवर्क खाली वन को सीखेगा। तो आप चाहते हो कि हर बैच में, जैसे आपके पास 64 का बैच बन रहा है, 64 के बैच में आपके पास हर इमेज की मतलब कि हर नंबर की लगभग बराबर इमेजेस हो, तभी तो आपका न्यूरल नेटवर्क सारी इमेजेस को सीखेगा। अगर आप खाली वन की भेज रहे हो तो खाली वो वन को ही क्लासिफाई करना सीखेगा उस बैच में। फिर जब 2 में आएगा तो 1 के लिए उसने लॉस लो कर दिया, फिर आपने दूसरे बैच में सिर्फ और सिर्फ 2 की इमेज भेजी तो ये कहेगा ये तो 1 है ही नहीं, तो लॉस आपका फिर बढ़ जाएगा। फिर आपका लॉस कम होगा 2 के लिए, फिर आप 3 भेज दिया तो 3 में और बढ़ गया, तो ऐसे बढ़ता घटता रहेगा। तो बैच के लिए भी हमें दिमाग लगाना पड़ता था कि एक मतलब कि जितनी भी हमारे पास क्लासेस हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास 10 नंबर्स की क्लासेस हैं, तो मेरे पास हर क्लास के लिए हर क्लास का रिप्रेजेंटेशन जाए एक बैच में, एक रैंडम बैच ना हो कि हाँ ठीक है कुछ भी चला जाए। तो ये सब बहुत ही मतलब कि न्यूरल नेटवर्क तक पहुंचते पहुंचते आपको 2 दिन लग जाते थे बाकी सारे काम करने में। इस चीज को भी पाइटॉर्च ने इजी कर दिया। ठीक है, तो पाइटॉर्च ने क्या लाया, पाइटॉर्च ने लेकर आया मेरे पास डेटा लोडर्स। ठीक है, डेटा लोडर्स क्या होते हैं, डेटा लोडर्स होते हैं कि आप इसको बता देते हो कि अच्छा इसमें तो मैंने कहीं शायद लोड करके रखा है, टॉर्च स्क्रिप्ट है ये तो, टॉर्च विजन। ठीक है, इसको बैक करो, टॉर्च विजन यूटिल्स, टॉर्च विजन। ठीक है, तो पाइटॉर्च के अंदर ही, हाँ बताओ।
टॉर्च विजन का भी सर इंस्टॉल करना पड़ेगा हम लोग को? मतलब कि हाँ, वो वो उसके साथ ही वो बताना पड़ता है उसमें कि आप टॉर्च विजन भी डाल दो इस वर्जन को। तो टॉर्च विजन क्या है? तो टॉर्च विजन पैकेज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलर डेटा सेट्स, जो फेमस डेटा सेट्स हैं, तुम्हें अपना कोई मॉडल बनाया उस पर ट्राई करना है। मॉडल आर्किटेक्चर्स, क्योंकि अभी लोगों ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सब ने बहुत सारे मॉडल आर्किटेक्चर बना रखे हैं, जैसे कि योलो हो गया, ठीक है, FCRN हो गया, रेजनेट हो गया, ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे ये सब क्या है। तो ये सब बना के रखे हैं उन्होंने, ट्रेन करके उनकी वैल्यूज रखी है। तो ये सब मुझे अपनी क्लास लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ठीक है पहली लेयर ये होगी, दूसरी लेयर ये होगी, तीसरी लेयर ये होगी, चौथी लेयर होगी, नहीं। मैं इसका मॉडल उठाऊंगा और इसकी लास्ट की क्लासेस में चेंज कर दूंगा। तो टॉर्च विजन में मेरे पास पहले से ही डेटा सेट्स, मॉडल आर्किटेक्चर और कॉमन इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस भी पहले से पड़े हुए हैं। अच्छा सर, एक डाउट है कि जो आपने जो बताया इन्होंने मॉडल्स बना के रखे, तो मतलब इन्होंने खाली लेयर्स वगैरह बना के रखी, लॉस फंक्शन हम लोग बनाएंगे? लॉस हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उसमें आप चाहो तो इनका पूरा मॉडल आर्किटेक्चर यूज कर लो, या फिर इनका आधा यूज करो और लास्ट की लेयर्स अपनी चेंज कर दो, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफर लर्निंग। ओके ओके, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। तो वो सब देखेंगे कि कैसे किसी दूसरे का मॉडल यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ पहले से, इसमें डेटा सेट्स भी हैं, आर्किटेक्चर भी हैं, और मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन भी है कि इमेज को फ्लिप करना है, वो सब करना है। उन सबका कोड मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारा कोड पाइटॉर्च अपने आप कर देगा। तो यहाँ पर ये सब देखो ना, फेमस डेटा सेट्स हैं। तो पहले सेलेब बहुत चलता था, अभी भी मतलब चलता है। साइफार पहले एक कॉमन डेटा सेट था जिसके ऊपर हम लोग अपनी एक्यूरेसी निकालते थे कि तुम्हारा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर तुम्हें कोई पेपर लिखना है तो तुम साइफार के ऊपर टेस्ट करके उसका रिजल्ट दिखा सकते थे। ठीक है, अभी कई आ गए हैं। जो कॉमन इसमें बता दे रहा हूँ, इमेजनेट, जिसकी वजह से डीप लर्निंग चेंज हुई है, ये कहानी मैं सुना चुका हूँ। ठीक है, एमनेस्ट, ये हेलो वर्ल्ड है। जैसे आप कोई सर इसमें प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेज, हाँ, इसमें हम लोग को इमेजेस मिल जाएंगे एमएनएस में इसके अंदर? सब 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 हमें ना अच्छा डाउनलोड करके ट्रांसफॉर्म करके वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे अच्छा करते सर, हैं ऑनलाइन। जैसे एसक्यूएल में मिलता था हमको डेटा सेट, तो यहाँ पे भी वैसे ही मिल हाँ जाएंगे? हाँ, ठीक है, ओके। तो तो ये इसमें स्पाइरल हाँ, नहीं है? स्पाइरल नहीं, ये मतलब कि ये रियल वर्ल्ड के डेटा सेट्स हैं। अच्छा अच्छा। इसमें सारी इमेजेस असली इमेजेस हैं, उनके ऊपर काम किया गया है। ठीक है, एमनिस्ट अभी जो दिखाता हूँ उसकी इमेजेस कैसी हैं, कई में तो हम भी नहीं समझ पाते, ह्यूमन नहीं समझ पाते। तो एमनिस्ट जो है ये हेलो वर्ल्ड होता है मशीन लर्निंग का। जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो पहला प्रोग्राम क्या लिखते हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सिस्टम आउट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, कि हाँ ठीक है काम कर रहा है। तो एमनिस्ट हमारा हेलो वर्ल्ड है, इसका मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का। ठीक है, उसके बाद साइफर था। तो साइफर, तो अब दिक्कत क्या है कि एमनिस्ट हेलो वर्ल्ड तो है, लेकिन इसके ऊपर 98% एक्यूरेसी लाना बहुत ईजी है। तो लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाया, इन्होंने एक बनाया है फैशन एमनिस्ट। इस पर आप सिंपल न्यूरल नेटवर्क से, नॉर्मल जो न्यूरल नेटवर्क आपके एमनिस्ट पे काम करेगा वो इस पे बिल्कुल नहीं काम करेगा, इस पे एक्यूरेसी नहीं है। तो फैशन एमनिस्ट भी एक तरह से कह लो हेलो वर्ल्ड 2 है, हेलो वर्ल्ड 2 है। ठीक है, साइफर पहले था, इस पर हम लोग 98% 99% एक्यूरेसी अचीव कर चुके हैं। इमेजनेट के ऊपर भी हम लोग मेरे ख्याल से 90% के ऊपर, 90 मतलब इमेजनेट के ऊपर करंट एक्यूरेसी क्या है तो देख ही लेते हैं। सर ये डेटा टेंसरफ्लो के साथ भी यूज कर सकते हैं? हाँ, ये तो डेटा सेट है, डेटा सेट तुम किसी भी लाइब्रेरी के साथ यूज करो। ओके ओके। ठीक है, तो 90 पॉइंट इमेज नेट रियल बेंचमार्क इमेज क्लासिफिकेशन पर 90.45% एक्यूरेसी चल रही है अभी, जो टॉप है, बेस्ट। ठीक है, इमेज नेट के ऊपर, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें 1 लाख से ज्यादा इमेजेस है। तो सर क्या इसमें सब इंडिविजुअल लोग ऐसे अपना कोड लिख के टेस्ट करके बताते रहते हैं कि हमारी इतना हाँ एक्यूरेसी है, इतना एक्यूरेसी है? हाँ, लोग अपना बताते रहते हैं, और जिसका ब्रेक कर जाता है, देखो ये सब है पेपर, मतलब कि मशीन लर्निंग के रिसर्च में, कि उन्होंने कोई नया न्यूरल नेटवर्क बनाया, कोई नई एक्टिवेशन लेयर बनाई, एक्टिवेशन लेयर तो नहीं बनाते हैं, कोई नई मतलब कि टेक्निक लगाई। ठीक है, उसके ऊपर वो लोग पेपर लिखते हैं। तो पेपर आपके 2 रीजन की वजह से लिखे जाते हैं, मतलब कि दो रीजन की वजह से पेपर्स अच्छे होते हैं। पहला होता है सोटा,
ये वाला सोटा नहीं है जो पापा लोग मारते हैं, ये सोटा है स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब बेस्ट। ठीक है, जैसे इमेजनेट पे भी हमने देखा कि हमारे पास 90.45% सोटा है, मतलब कि बेस्ट एक्यूरेसी इसकी ये है। ठीक है, अब तुम्हें पेपर लिखना है, मान लो, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया वाले रिसर्च जर्नल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर के जो फेमस वो हैं जर्नल्स हैं, फेमस कॉन्फ्रेंसेज हैं, CVPR है, निप्स है, ठीक है, ICML है, ठीक है, तो ये सब फेमस है। इनमें जाने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, सही से क्या है? ये सब कॉन्फ्रेंसेस के नेम है, अच्छा, मतलब जितने भी बेस्ट पेपर पब्लिश होते हैं मशीन लर्निंग के, वो सब इन्हीं में होते हैं। ओके ओके। ठीक है, तुम गूगल पे सर्च मारोगे CVPR, निप्स, ICML, सब मिल जाएगा तुम्हें कि हाँ क्या हिस्ट्री है, क्या वो है, तो ये बेस्ट है। अब तुमने कोई नई टेक्निक लगाई, ठीक है, तो तुम्हारी पेपर को दो में से एक काम करना चाहिए। पहला, या तो ब्रेक द सोटा, आप अपनी एक्यूरेसी इससे अच्छी लेके दिखा दो, ठीक है, तब आपका पेपर एक्सेप्ट होगा। मतलब तब भी नहीं होगा, खाली इमेजनेट पे नहीं, आपको 2-3 डेटा सेट पे दिखानी पड़ेगी। दूसरा है कि आप अचीव द सोटा, मतलब कि अचीव द बेस्ट एक्यूरेसी, या फिर इसके पास, जैसे 90% भी चलेगी, ठीक है, अचीव द ऑलमोस्ट बेस्ट एक्यूरेसी विथ लेस रिसोर्सेस। जैसे तुम्हें बताता हूं, जब टेक्स्ट पे हम लोग काम करते हैं तो अभी पहले, अब लोग आज से 4-5 साल पहले LSTM और गुरु, ये दो टाइप ऑफ लेयर्स थी जिनका काम होता था, ठीक है, ये बेस्ट थी, ठीक है, बट ये मेमोरी बहुत खाती थी, मतलब कि बहुत रैम बहुत चाहिए होता था। फिर इसका सॉल्व करने के लिए आया मेरे पास ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक लेयर ट्रांसफॉर्मर्स, ये ट्रांसफॉर्म नहीं है, ट्रांसफॉर्मर्स है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर्स है। तो ये मतलब कि न्यूरल नेटवर्क की एक न्यूरॉन का वो है, आर्किटेक्चर है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इन्होंने सेम एक्यूरेसी अचीव करी विथ लेस रिसोर्सेस। फिर लोगों ने इसको और चेंज करना किया, फिर ट्रांसफॉर्मर्स का ही अभी जो बेस्ट चल रहा है, मतलब अगर मशीन लर्निंग का कहीं पर पढ़ोगे, GPT-3, ये एक नाम काफी तुम्हें सुनाई देगा, ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर ही एक बना हुआ है आर्किटेक्चर, उसका नाम है BERT, BERT, ठीक है, और BERT से बना है मेरा GPT-3। ये एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि लैंग्वेज के टास्क पे बेस्ट है, मतलब कि टेक्स्ट से रिलेटेड किसी भी टास्क पर GPT बेस्ट है, ठीक है, मतलब कि आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है, तुम इसे शुरुआत की 2 लाइन लिख के दो और ये पूरी की पूरी ब्लॉग पोस्ट छाप देगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये तुमने आदमी ने लिखी, कंप्यूटर ने लिखी, ये बेस्ट है। लेकिन GPT-3 बहुत ही हैवी है, बहुत मेमोरी, बहुत रैम चाहिए, मतलब कि लोग इसको ट्रेन नहीं करते हैं, क्योंकि इसको ट्रेन करने में मेरा 2 से $2.5 लाख जाता है। AWS पे कॉस्ट जो जाती है मशीन की, उनको इसको ट्रेन करने में, पूरी तरह से ट्रेन करने में, लॉस को लेकर आने में मुझे 2 से $2.5 लाख जाता है मेरा। तो गूगल, फेसबुक, इन सब ने ट्रेन करके रख लिया है, अब पूरी दुनिया उन्हीं को यूज करती है, उनके जो वेट्स हैं उन्हीं को यूज करके, ट्रांसफर लर्निंग यूज करके उस चीजें करती है, ठीक है, तो ये बहुत हैवी है। तो अभी अगर कुछ नेक्स्ट आएगा, तो या तो वो आएगा कि वो GPT की एक्यूरेसी ब्रेक करना मुश्किल है, बट इसके रिसोर्सेस को कम करना ये पॉसिबल है। तो अगर अब कोई नेक्स्ट GPT से बड़ा कुछ आएगा या BERT से बड़ा कुछ आएगा, तो वो आएगा जो ऑलमोस्ट सेम एक्यूरेसी ले आए लेकिन बहुत कम रिसोर्सेस के साथ, क्योंकि ये 2 से $2.5 लाख बहुत बड़ी चीज है। ये एक बंदे की, मतलब कि US के हिसाब से एक बंदे की सैलरी है 1 साल की। जो बंदा 40 घंटे हर हफ्ते काम करके तुम्हें 1 साल तक काम करके पैसा जितना कमा के देगा, उतना तुम एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पे खर्च कर देगा।
सर इसमें इसमें जैसे आपने बताया एलएसटीएम के बारे में, तो जैसे हम लोग आगे अगर कुछ टेक्स्ट प्रोसेसिंग में सीख रहे हैं, तो हम लोग को क्या सर जो एलएसटीएम वगैरह भी सीखने की जरूरत पड़ सकती है क्या आगे, कि ट्रांसफार्मर से हम लोग काम कर यार सकते हैं? देखो, ट्रांसफॉर्मर समझने मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है, सेम चीज है, जरूरत नहीं है। हमारी पहली क्लास जो पाइटॉर्च की कल से शुरू हुई है वही हो सकती थी, जो हम लोगों ने 3 हफ्ते दिए ओके हैं, ओके। वो जरूरत नहीं है। एलएसटीएम को अब बहुत ही रेयरली कोई यूज करता है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास मेमोरी, आप छोटा नेटवर्क बना कुछ काम करना चाहते थे। तो इन सब में प्रॉब्लम्स भी थी, ये सोल्यूशन तो थे लेकिन ये सबसे अच्छे सोल्यूशन नहीं थे, ट्रांसफार्मर ने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, हम लोग काम पढ़ेंगे, इसका भी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, इसका भी आर्किटेक्चर और पढ़ेंगे इसका भी आर्किटेक्चर, बट यूज खाली ट्रांसफार्मर्स का। ओके ओके ठीक है। तो हम कहाँ थे, भूल गया कहाँ थे। हाँ, तो डेटा सेट्स और डेटा लोडर्स, तो जो इमेजनेट के ऊपर जो क्वेश्चन था कि हाँ कि अगर आप अच्छी एक्यूरेसी लेकर आ सकते हो तो आप लेकर अपना पेपर पब्लिश करा सकते हो। अच्छा सर, जैसे एक्यूरेसी मैंने अगर ज़्यादा ले आया इमेज नेट पे और मैंने वही चीज़ों से रिसोर्सेज कम से लाया, तो हाँ मैं रिसर्च पेपर में वही चीज़ लिखूंगा अपनी टेक्निक की, मैं किस वजह से लाया, किस तरीके से लाया, ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है रिसर्च हाँ, तो पेपर में? अपना आर्किटेक्चर लिखोगे, तुम्हारा आर्किटेक्चर ये था, तुमने ओके ओके। क्या क्या उसमें चीजें, जैसे जैसे ये मैंने पहले बताया कि ये अप्लाइड फील्ड है, जहां पर हमारे पास हम लोग एक्सपेरिमेंट कर करके सीखते हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी। हमारे पास थ्योरी कम है, हमारे पास ये है कि तुमने कोई लेयर में कुछ चेंज कर दोगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो आर्किटेक्चर देखा है वो ऐसा देखा है, ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। रेजनेट जो आया था उसने पीछे भी लाकर एक कनेक्शन दे दिया था कि आपकी यहाँ की वैल्यू मतलब जस्ट एक नहीं, इसके और पीछे यहाँ पर ले आ सकते हो, उससे वो अच्छा, इसी और को ज्यादा सर सीखने लगा था। इसी को सीक्वेंशियल बोलते थे क्या सर? नहीं, सीक्वेंशियल तो ये है जो हम लोगों ने अभी तक किया है, अच्छा, फुली जिन्हें हम लोग कनेक्टेड और सब सेम है? फुली कनेक्टेड हाँ, सीक्वेंशियल सेम? फुली कनेक्टेड और सीक्वेंशियल दोनों सेम है? मतलब कि सीख नहीं, फुल्ली कनेक्टेड है कि जहां पर सारे न्यूरॉन्स सारे इनपुट से बात करेंगे। सीक्वेंशियल है कि एक के बाद एक क्लियर। ओके ओके। ठीक है, ये जो रेजनेट करता था ये करता था स्किप कनेक्शंस, कि पीछे से भी लेकर आता था और यहाँ के कनेक्शन ये इसको देने की बजाय इसको तो देता ही था, इसको भी दे देता था। ठीक है, तो उन्हें कहते थे स्किप कनेक्शन। तो सीक्वेंशियल सिंपल है, एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद एक लेयर, इसको चेंज करेंगे तब हम लोग रेजनेट और ये सब बनाएंगे। सर मतलब बैकवर्ड पास में ऐसे स्किप करके दूसरे लेयर को देता था? फॉरवर्ड पास में भी बैकवर्ड पास में भी। फॉरवर्ड पास में अच्छा। करता था, बैकवर्ड पास में क्योंकि अब वहां से आया है तो हमें ग्रेडियंट हैंडल करना पड़ेगा। हम्म। तो ये था कहानी किसकी, हाँ, कि डेटा सेट्स और डेटा लोडर्स की, ठीक, सॉरी डेटा सेट्स की। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं कि डेटा लोडर्स काम कैसे करते हैं। डेटा लोडर्स होते हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट टॉर्च, इंपोर्ट टॉर्च विजन, फिर हम लोग करेंगे इंपोर्ट टॉर्च डॉट यूटिल्स डॉट डेटा और इंपोर्ट टॉर्च विजन डॉट ट्रांसफॉर्म्स एस ट्रांसफॉर्म्स। ये इमेज के ट्रांसफॉर्म्स है, ये ट्रांसफॉर्मर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर अलग है। ठीक है, ये है कि हमें क्या क्या चेंज करने हैं इमेज में। तो हम लोग पहले अपना एक बना लेंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ इमेज में। तो मेरे पास जो इमेज आती है एमनिस्ट में वो आती है मतलब कि वो आती है मेरे पास नॉर्मल इमेज जो मेरे डेस्कटॉप पे सेव होती है, उसको हम लोग लोड करते हैं पाइथन की लाइब्रेरी से। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेंसर, तो पहले हमें उसे टेंसर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो लाइब्रेरी यूज करी है इसमें मैं जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ वो सब मैं इसमें लिख सकता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म्स डॉट कंपोज, कंपोज क्या है कि अब इसके अंदर जो जो ट्रांसफॉर्म्स है वो तुम्हें एक के बाद एक करने हैं। तो पहला क्या करना है, पहला मुझे उसे टेंसर में बदलना है। तो ट्रांसफॉर्म्स डॉट टू टेंसर। अच्छा, ये सब
याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रैक्टिस में बदल जाएगा कि हाँ ठीक है 2 टेंसर से मेरा टेंसर में बदल जाएगा। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, अपनी इमेज को नॉर्मलाइज करते हैं। अच्छा इमेज है मेरा, इसलिए मुझे उसको वेक्टर में लाना है, इसलिए 2 टेंसर लगा रहे हैं। मतलब वेक्टर में तो हम ले आते हैं, लेकिन हमें टेंसर में चाहिए, टॉर्च वाले वर्जन में, नंपाई वाले में ओके नहीं। ओके। ठीक है, अच्छा नॉर्मलाइज। अच्छा numpy में अच्छा भी कर सकते टेंसर। हैं, क्या चीज? इससे numpy में भी कर सकते होंगे टेंसर ट्रांसफॉर्म से। नंपाई में भी, हाँ नंपाई में भी कर सकते हो, ओके फाइनल बाद में लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग उसका मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। यस सर। हम लोग देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो कर रहे हैं तो वो एक 3 डायमेंशनल इमेज। इमेज क्या होती है, वो 3D होती है, वो सिंपल नहीं होती। उसके अंदर 3 चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। जो आपकी एक रंगीन इमेज होती है वो 3 चैनल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसका मीन अलग होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होता है, सेम इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। तो हमें इस चैनल से खाली इस चैनल का मीन और सब्ट्रैक्ट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है, सेम फॉर ग्रीन सेम फॉर ब्लू। ठीक है, तो हमें इसको तीनों चैनल्स के मीन और वो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0. ये वैल्यूज नेट पर अवेलेबल हैं। ठीक है, 216। अच्छा जो सर हाँ बताओ। जो 255 लेते थे तो वो मतलब टोटल कलर्स होते थे, आर आरजीबी से टोटल जितना कलर्स बनते थे नहीं, कलर। वो आरजीबी का नहीं होता था, वो ग्रे स्केल में लेते थे जब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आती ओके थी। क्योंकि ब्लैक ओके एंड व्हाइट ओके। इमेज में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लेयर होती है, एक ही चैनल होता है, इसे हम लोग चैनल्स कहते हैं, रेड चैनल, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल। ग्रे स्केल इमेज में जो ग्रे इमेज होती है उसमें सिर्फ एक ही चैनल होता है और उसमें हर पिक्सल की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक जा सकती है। इसमें ओके भी ओके हर ओके। पिक्सल की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक जा सकती है, लेकिन 3 चैनल है मेरे पास, तो मुझे पहले मैं मीन देता हूं और फिर मैं उसके बाद इनका स्टैंडर्ड डेविएशन देता हूं। तो 0.247। ये रेड ब्लू ग्रीन का मीन है ना? हाँ, ये रेड का है, ये ब्लू का है, ये लाखी वाला ग्रीन का है, सॉरी ब्लू का है, बीच वाला ग्रीन का है। ठीक है, और ओके, ये नीचे वाले जो है तो ये ये सर इमेज पे डिपेंड करता होगा ना? इमेज, हाँ इमेज के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये जो मैं तो मीन की फिर इसकी वैल्यूज यूज, स्टैंडर्ड वाली कैसे है? नहीं स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अभी साइफर वाला जो डेटा सेट है उसकी वैल्यूज के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उसके लिए हाँ स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, उसके लिए है, क्योंकि वो जो डेटा सेट है वो फिक्स है, उसमें कितनी इमेजेस है, हाँ कितना हाँ। वो है। ठीक है, ओके। अच्छा सीएफआर का आपने मतलब ये नेट से निकाला, इसका मीन क्या हाँ आएगा और हाँ स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हाँ आएगा? ओके। हाँ। ठीक है, तो ये है, और ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब मैं इसका यूज दिखाता हूँ अभी। ठीक है, अब देखो, अब मुझे साइफार लोड करना है तो मेरे लिए कितना इजी है। पहली चीज है कि मुझे ट्रेन सेट मुझे बनाना है, तो मेरा जो ट्रेनिंग का डेटा सेट है वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास जाएगा टॉर्च विजन डॉट डेटा सेट्स डॉट साइफार 10। ठीक है, साइफार 10 जो डेटा सेट है उसमें सिर्फ मेरे पास 10 क्लासेस है। अगर मुझे सही से ध्यान है तो मतलब जैसे एरोप्लेन है, बर्ड है, हॉर्स है, शिप है, ट्रक है, ये सब है, लेकिन बहुत छोटी छोटी इमेजेस हैं वो सब। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि ये कहां पर पड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि ये ./डेटा फोल्डर में है। ठीक है, ये मेरा ट्रेनिंग का डेटा सेट है, तो ये मेरा ट्रेनिंग के लिए सिर्फ यूज होगा, तो मैं ट्रेन इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं, अगर ये डेटा सेट उस फोल्डर में नहीं अवेलेबल है तो इसे डाउनलोड कर लो। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, कौन सा जो मैंने अभी ऊपर किया है, ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू साइफर 10 डेटा सेट को इस फोल्डर में लोड करना है। ये वाला ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, नहीं है तो डाउनलोड करो और ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो जो मैंने कहा है। ठीक है, अब मैं सेम चीज को यूज करूंगा टेस्ट सेट पे। यहां पर मैंने चेंज किया टेस्ट सेट। ठीक है, इक्वल्स टू टॉर्च विजन डॉट डेटा सेट्स
अब ये टेस्ट सेट में खाली मैं यहाँ ट्रेनिंग की जगह ट्रेन इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा, बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे पास ट्रेनिंग पे लगेंगे वही मेरे पास टेस्टिंग पे भी लगने चाहिए, नहीं तो डेटा अलग नहीं हो जाएगा। ये सर फिर हो से बात जाएगा। बताइए अली, कौन फिर से बताइए। जैसे मैंने यहाँ पर मीन सब्ट्रैक्ट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया, ठीक है, अब इसको मैं खाली ट्रेनिंग डेटा सेट पे करूंगा और टेस्टिंग वाले पे नहीं करूंगा, तो ये दोनों डेटा सेट्स डिफरेंट नहीं हो जाएंगे? हाँ सर, हाँ। तो अगर मैं ट्रेन कर सर रहा हूँ तो लेकिन मुझे वहां, हाँ सर लेकिन टेस्टिंग के लिए तो नया डेटा चाहिए होता है ना। नया डेटा सेट जो उसने ट्रेनिंग के टाइम पे ना देखा हो। अब मान लो हम लोग एमनिस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें 1 2 3 4 ये सब डिजिट्स लिखी है हैंडरिटन, ठीक है, अब मैंने उसकी ट्रेनिंग कराई है, मैं उसको टेस्टिंग के टाइम पर कैट की मैं तो दूंगा नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसा ओके। ना, मैं तो मतलब उसको ट्रेनिंग में इसी वो में खाली से 1 2 डिवाइड 3 करके 4 दूंगा। देखा है और टेस्टिंग में 5 5। हाँ, ये ठीक है कि ट्रेनिंग में तुमने ये देखा, टेस्टिंग में ये देखा। अब तुमने ट्रेनिंग में 1 2 3 4 5 दिया और टेस्टिंग में कैट दे दिया, तो हमेशा फेल ही होगा ना, उसने तो वाली मुझे देखी नहीं है ना। अच्छा सर, जैसे मॉडल हमने बना लिया तो कोई अगर नई अनसीन डेटा लाते फिर से उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इसमें हाँ हाँ काम हाँ, करने के अगर लिए। एक बार मॉडल बना लिया है तो कोई भी नई इमेज आएगी, कोई भी नया डेटा आएगा, वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए जिसमें तुमने ट्रेनिंग कराई है। अच्छा, जैसे सर हम नई इमेजेस लाते हैं 1 लाख 2 लाख, उस पर हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हम लोग ने तो मीन निकाली है गूगल से देख के, उसके बाद हम लोग नहीं, मतलब फॉर्मूले गूगल से से ही फिर देख के नहीं है, निकालेंगे। ये तुम अपने से भी निकाल सकते हो, ये तुम अपने से भी निकाल सकते हो। तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे पास एमनेस्ट की 50,000 इमेजेस हैं, ठीक है, ये तुमने यस डाउनलोड सर। कर ली, मैं टॉर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये तुमने डाउनलोड कर ली। अब तुमने 50,000 इमेजेस का क्या किया, उनको numpy में लोड किया और numpy डॉट मीन, और तुम्हें कैसे निकालना है, तुम्हें लेयर बाय लेयर निकालना है। लेयर बाय लेयर क्या होता है, रो वाइज हो गया, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, तो तुम x इज इक्वल टू 2 कर दोगे। numpy डॉट मीन इमेज तुमने लोड करी और x इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो मीन निकाल देगा। ओके ओके। इमेज क्या है, इमेज एक मैट्रिक्स ही तो है। ओके ओके। इमेज एक सिंपल मैट्रिक्स है, तुमने मैट्रिक्स लोड किया तो मीन खुद से भी निकाल सकते हो। अभी मैं लोड करके दिखा नहीं सकता, नहीं तो मैं दिखाता कि ये वैल्यूज एकदम मैनुअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यूज आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। चलो, तो ये मैंने ट्रेनिंग कर ली। अब ये ट्रेनिंग के बाद मुझे क्या करना है, मुझे डेटा लोड करना है, तो मुझे लोडर्स बनाने हैं अपने। तो पहले मैं ट्रेन का लोडर बनाऊंगा, ठीक है, ये हो जाएगा टॉर्च डॉट यूटिल्स डॉट डेटा डॉट डेटा लोडर, ठीक है। इसको मैंने पास किया ट्रेन सेट और इसमें मैंने बैच साइज दे दिया, ठीक है, 32 कॉमा शफल इक्वल्स टू ट्रू और नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल्स टू 4। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि अब मैं जब ट्रेनिंग कराऊंगा ना, तो मैं ट्रेन सेट नहीं पास करूंगा, मैं ट्रेन लोडर पास करूंगा। और मैं ट्रेन लोडर पास करूंगा तो ये कहेगा कि भाई कि तुम्हें ट्रेनिंग के टाइम पर तुम्हें यहां से डेटा सेट उठाना है, यहां से इमेजेस उठानी है, एक बार में कितनी उठानी है, 32। शफल इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मेरे पास जो फोल्डर था वहां पर मेरे पास इमेजेस 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे थी, ठीक है, फिर 2 2 2 2 2 2 ऐसे थी। तो हम लोगों ने ये बात करी कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि एक बैच में सारी सेम इमेजेस जाए। तो शफल का मतलब है कि एक तुम यहां से उठाओ, फिर तुम 20 इमेज छोड़ के यहां से उठाओ, फिर यहां से उठाओ, फिर यहां से उठाओ, फिर यहां से उठाओ, फिर यहां से उठाओ। तो ये रैंडमली चूज कर रहा है, हमारे पूरे डेटा सेट में से 32 इमेजेस ये रैंडमली चूज करेगा। नंबर ऑफ वर्कर है कि 4 पैरेलली आप लोग चलाओगे, 4 का। सेम चीज मेरी टेस्टिंग के लिए भी हो जाएगी। इसको मैं कर दूंगा टेस्ट लोडर, ठीक है, और यहां पर मेरा ट्रेन सेट की जगह हो जाएगा टेस्ट सेट, ठीक है। यहां पर मुझे शफल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं करा रहा हूं।
मेरे पास इमेज आई, उसको उठा के बताओ भाई इसके अंदर क्या है, इमेज आई उसके अंदर क्या है। ट्रेनिंग के टाइम पे मुझे शफल करने की जरूरत है, मुझे टेस्टिंग के टाइम पे जरूरत करने की शफल नहीं है। अब मैं इसको चला देता हूँ और हम लोग शायद अपना टाइम पार कर चुके हैं। बट ये देखो ये लोड कर रहा है और एक्सट्रैक्ट करेगा, सारे काम कर लेगा जो काम पहले मुझे एक दिन लगता था करने में। और यहाँ पर मैं अगर अपना फोल्डर दिखाता हूँ, ये डेटा फोल्डर आ गया, इसमें ये बैचेस में लोड कर रहा है उसे, ठीक है। इसमें रीडमी भी है, उसे पढ़ सकते हो, अभी डाउनलोडिंग ही चल रहा है। हो गया क्या, हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। ये टेस्ट का बैच है और ये पूरा डेटा सेट आ गया। पहले इसने ये मेरी फाइल डाउनलोड करी थी, फिर उसको इसने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा देख लेते हैं अपने डेटा लोडर को, क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो मैं इसमें पहले प्रिंट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं टेस्ट लोडर डॉट डेटा डॉट शेप, दूसरी मीटिंग नहीं खत्म। तो ये देखो मैंने बता रहे मेरे पास टेस्टिंग में मेरे पास 10,000 इमेजेस हैं 32 बाई 3 की। तो हाइट और विड्थ था 32 बाई 32 बिट्स और 3 चैनल्स मेरे रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल है, ठीक है। मैं इसमें और तो प्रॉपर्टी कलर्ड जैसे इमेज है, हाँ कलर्ड कलर्ड इमेज है, इमेजेस है, कलर्ड इमेज है। साइफार में आपकी कलर्ड इमेजेस है, ठीक है। साइफार में आपकी कलर्ड इमेजेस है। आगे का यहाँ तक कर लेना कि कैसे तुम लोग, तो इसमें तुम लोग एमनिस्ट के ऊपर करोगे, ठीक है। इसमें मैंने लिख रखा है कि एमनिस्ट का क्या है 0.1307। देखो इसमें सिर्फ एक ही लेयर है, तो इसमें सिर्फ एक मीन है और एक वो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो इसके ऊपर सेम प्रैक्टिस करना। फिर कल हम लोग पूरा नेटवर्क बनाते हैं पाइटॉर्च से लॉस वॉस के साथ। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे हम लोग ग्रिड सर्च वगैरह यूज करते थे, तो इसमें भी सर आज करेंगे जो कि ये सब प्रैक्टिस होता है? कोड दिखाया था, रुको एक सेकंड, पहले तुम वहाँ क्या कह रहे थे, ग्रिड सर्च? हाँ, तो मशीन लर्निंग में जैसे हम लोग हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यू देखते थे ग्रिड सर्च लगा के, तो इसमें न्यूरल नेटवर्क भी ऐसा करते हैं कि नहीं हाँ करते? ऐसा करते हैं, बट इसमें क्या है कि इसमें हमारे हाइपर पैरामीटर्स थोड़े से कम है। जैसे लर्निंग रेट है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू सेट है पहले से, जो बेस्ट काम करती हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स पर, तो हम लोग उन्हीं वैल्यूज यूज करते हैं। एडम में हमने देखा है कि बीटा 1 और बीटा 2 हमारे फिक्स ही रहते हैं, खाली हम लोग को जो एक्सपेरिमेंट करना होता है वो लर्निंग रेट से करना होता है।